कि जी 14 महीने में जो मुल्क है वो माशी मुश्किल से निकल जाएगा। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे निकलेगा? अवाम का कचूम्बर निकल गया, लोगों ने पनाह मांगनी शुरू कर दी है। आम आदमी जो है वो खुदकुशी पे मजबूर हो गया है। जिस तरह का बजट इन्होंने पेश किया, जिस तरह से घुटने इन्होंने IMF के आगे टेके हैं कि बैठ के हमें फेयर इंतखाबात की तारीख दें, इसके ऊपर हम बैठने को तैयार हैं। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ किसी किस्म की बात करने की। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं और ये बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान हुकूमत को आईना दिखाने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुकूमत अवाम को गुमराह करने के डगर पर है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता अवाम को सब्ज बाग दिखाने में मसरूफ़ हैं। हुकूमत का जोर सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेने पर है। हुकूमत को अवाम की नसीहतें और इत्तेहादियों को वजारतें, हुकूमत की इमरान खान से इंतकाम लेने की कोशिशें। हुकूमत को आईना दिखाया तो बुरा मान गई। नाज़िन, तल्ख है लेकिन हकीकत है कि अच्छे काम की तारीफ बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन लोग अकीदत, ताल्लुक़ या फिर अपना इमेज ख़राब होने के डर से बुरे काम पर भी दाद दे रहे होते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत की भी है जिसके कामों पर आवाम हाय हाय कर रही है, लेकिन अपने उन्हीं कामों पर हुकूमत में मौजूद लोग जो हैं वो वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ख़ुद को साफ़ सुथरे और काबिल ज़ाहिर करके आवाम की आंखों में शायद धूल झोंक रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें खुद इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ कर जन्नत देख रही है और अवाम को सब्ज़ बाग दिखाते चली जा रही है। लेकिन अवाम तो अवाम ठहरे, उनको इक़्तिदार पे बैठना कहाँ नसीब होगा, इसलिए उनको ये मुल्क जन्नत नज़र नहीं आ रहा। जन्नत तो ये हुक्मरानों के लिए जो इक़्तिदार का मज़ा लेते हैं, इसलिए इन्हें ये मुल्क उतनी देर तक जन्नत लगता है जब तक इक़्तिदार में हो। बाद में ये इसे जहन्नुम से तशबीह देने लगते हैं। अब मुत्तहिदा हुकूमत को देख लें, इसमें शामिल जितनी भी जमातें हैं एक दूसरे का साथ इसलिए दे रही हैं, एक दूसरे की शान में कसीदे इसलिए पढ़ रही हैं ताकि ये लोग अपनी अपनी करप्शन दास्तान पर पर्दा डाल सकें। लेकिन अंदर से ये एक दूसरे के साथ आज भी, मैं आपको बता रही हूँ, मुखलिस नहीं है, क्योंकि इमरान खान जैसे इंसान को इन्होंने अपने रास्ते से हटाना था। इसलिए ये लोग एक हो गए, क्योंकि इमरान खान इनके ज़ाती मकासद के आगे मजबूत दीवार बन के खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से आपस में उलझने और लड़ने वाली जमातों ने एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लिया, बल्कि गले लगा लिया। लेकिन इनके साफ़ सुथरे काबिल होने का ढोंग इमरान खानी सियासत ने खोल दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब फिर भी आवाम को मज़ीद सब्ज़ बाग दिखाते हुए सब अच्छे की उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं। सुनिएगा ज़रा ना आपने शहबाज शरीफ साहब को, ये एक बार फिर से IMF और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान मुआहदे का रोना रो रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को कुछ शायद समझ नहीं आती। कभी कहते हैं कि जी इमरान खान के IMF से किए गए जो मुआहदे हैं उनकी वजह से हमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कभी कहते हैं कि जी IMF का पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कल यही बात मिफ्ता इस्माइल ने भी की थी। शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल कभी ये भी कहते पाए जाते हैं कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। अब आप दोहरा मयार ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि कल ही IMF और हुकूमत के दरमियान मामला तय होने की जो खबर सामने आई, उसके तहत हुकूमत ने हर माह पेट्रोल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाने की IMF की शर्त को तस्लीम कर लिया। और जब तक ये लेवी 50 रुपये तक नहीं चली जाती तब तक 5 रुपये के हिसाब से लेवी बढ़ती जाएगी। यानी मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि IMF ही पेट्रोल पर कीमतें बढ़ाने को कहता है और ये हुकूमती लोग IMF के तर्जुमान बनकर कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का IMF से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जब बात इमरान खान की होती है तो यही लोग PTI, IMF के गठ जोड़ कर ढिंडोरा पीटने लगते हैं। अब ज़रा वज़ीर आज़म की तवज्जो देखें, कर्ज बढ़ाने पर मरकूज़ है। ऐसा ही है, महंगाई करने पर नहीं, कम करने पर नहीं है, बल्कि महंगाई ज़्यादा करने पर है। कम करने पर तवज्जो ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि तवज्जो इनकी इधर उधर लगी हुई है। और दूसरी इनकी तवज्जो आपको पता है किस चीज़ पर है, किस चीज़ को बढ़ाने पर है? काबीना। महंगाई कम नहीं होगी, खर्चा बढ़ जाएगा। शहबाज दावा करें कि 14 महीने में मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। 14 महीने में इनका बस नहीं चलता कि अपनी हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ाकर 5 साल कर दें कि 5 साल में निकालेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब कौम को फिर कह रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते नज़र आ रहे हैं कि 14 महीने में जो मुल्क है वो माशी मुश्किल से निकल जाएगा। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे निकलेगा? आप लोगों के जो मनफी सियासी रवैये हैं उनकी वजह से मुल्क तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, ऐसे में मईशत कैसे बेहतर होगी? और आप लोग कर्ज पर नज़रें जमाए हुए हैं, कर्ज जैसे मर्ज़ को बढ़ावा दे रहे हैं।
ऐसे में अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर ये कर्ज की रकम भी माशी इस्तेहकाम में कैसे मदद करेगी? नहीं दे सकेगी, मदद नहीं दे सकेगी। अब हुकूमत का चीन से कर्ज लेना तय हो गया और शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि हम कब तक सऊदी अरब और चीन से कर्ज मांग कर गुजारा करते रहेंगे। बात बड़ी तल्ख है लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। शहबाज शरीफ साहब, इनके सवाल का जवाब ये है शहबाज शरीफ साहब के कि जिस दिन आप लोगों को अपनी करप्शन की दास्तानों को दबाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, यकीन करें उस वक्त मुल्क की मईशत फलने फूलने लगेगी, मुल्क किसी का मोहताज नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पहले रियासत फिर सियासत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने IMF की शराइत तोड़कर सिर्फ सियासत की। अब ये सवाल ये बनता है कि आप लोग कौन सी रियासत बचाने की मुहिम पर निकल पड़े हैं? आप लोगों ने अपनी सियासत बचाने के लिए तो बैरूनी साजिश का आलाकार बनते हुए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया और अब आप रियासत से ज़्यादा अपनी सियासत को चमकाने के लिए इमरान खान पर सारा मलबा फेंक रहे हैं। क्या ये सियासत नहीं है? आप लोग कौम को रोटी, चाय, चीनी का इस्तेमाल कम करने का मशवरा दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किफ़ायत शारी अपनाकर उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकलाब तो आप लोगों की ज़िंदगियों में आए हुए हैं और अब तो आपकी काबीना में भी बड़े बड़े इनकलाब आ गए हैं। अब काबीना की तादाद 55 तक बढ़ाकर तो शहबाज हुकूमत ने मेरे ख्याल से सादगी की प्रैक्टिकली मिसालें कायम करनी है, मिसालें ऐसी रकम कर दी है सादगी की जिनकी बाकी को मिसाल नहीं मिलेगी। अब बंदा पूछे कि काबीना अरकान की तादाद जब बढ़ाई है, अब जाहिर बात है इन अरकान को भरपूर मराद से भी नवाजा जाएगा जिसकी वजह कौम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा। लेकिन ये जवाब देने की बजाय मिफ्ता इस्माइल भी शहबाज शरीफ साहब की तरह इमरान खान जो है ना वो मईशत की तबाही का जिम्मेदार है, यही कहते चले जा रहे हैं। यानी अपने कंधों से बोझ हटाने के लिए आप कहें जी इमरान खान करके चला गया। सुनिएगा ज़रा। तो ना अपने मिफ्ता साहब को मौसूफ मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये बात रिकॉर्ड पर है कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जब मुल्क संगीन माली बहरान का शिकार था, मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने वाला था, लेकिन इमरान खान ने जैसे तैसे करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और ये दरअसल मिफ्ता साहब जो है ना, ये IMF से अपने मामला तय पा जाने को एक बहुत बड़ा तीर मारना समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा तीर मारा है और इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। और यही लोग इमरान खान को क्या कहते थे कि ये दूसरे ममालिक से भीख मांग रहा है और आज ये खुद IMF के आगे कशकोल पकड़ कर खड़े होने को बहुत बड़ा मार्का समझ रहे हैं। यानी कोई और मांगे तो भीख होती है और आप कशकोल पकड़ के खड़े हो जाए तो मार्का हो गया, तीर मार दिया आप लोगों ने। और अवाम को सब्ज़ बाग दिखाते चले जा रहे हैं कि जल्द हालात अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता साहब की जो अपनी बातों में आप देख लें, एक होता है ना तजाद, खुला तजाद है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 14 माह मेहनत करके मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे और मिफ्ता साहब क्या कहते हैं कि 2 से 3 माह में मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने का ख्वाब आवाम को दिखा रहे हैं। बाकायदा बह जाएंगी नहरें, यानी किसी को 14 माह में नज़र आ रही है, किसी को 2 से 3 महीने में। आप लोग आपस में तो मशवरा कर लिया करें कि क्या बात करनी है, तो फिर एक पेज पर हो जाया करें। तजाद तो ना आप लोगों के बयानात में 14 महीने में और 2-3 महीने में बड़ा फ़र्क होता है मेरे ख्याल से। मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी हमने जो बजट पेश किया था उसमें सिर्फ अमीर पर टैक्स लगाया गया था ताकि झोली ना फैलानी पड़े, बजट में किसी भी किस्म का इजाफी टैक्स नहीं बढ़ा। अब इनका कहना है कि जब इमरान खान मार्च कर रहे थे, हुक्मरान बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे थे। अच्छा, मिफ्ता साहब ने ये खबर हमें दी कि ये लोग बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे थे जब इमरान खान एहतजाज कर रहे थे। अगर बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे होते तो आज मुल्क का नक्शा तब्दील हो गया होता। आप लोगों ने फ़ैसले ज़रूर किए होंगे लेकिन अवाम के लिए नहीं किए होंगे, अपने लिए आपने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। आप लोग बैरूनी साजिश करने वाली क़ुव्वतों के आलाकार बने। आपने ये फ़ैसला किया कि मुल्क को दोबारा IMF के चुंगल में फंसाना ही फंसाना है। अच्छा, मिफ्ता साहब ये लतीफ़ा भी सुना रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वाह भाई, बहुत बड़ा एहसान किया आप लोगों ने अवाम पर। मिफ्ता मईशत के मसनूई आइंस्टाइन हैं जो बहुत खूबसूरती से मईशत को तबाह कर रहे हैं और सब अच्छा का राग लाप रहे हैं। अच्छा, मिफ्ता साहब इमरान खान पर एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी उन्होंने 4 बड़े खसारे किए। अब सवाल ये कि जो इक्तिसादी सर्वे मिफ्ता साहब की ज़ेर निगरानी जारी किया गया, जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता और कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को छेड़ नहीं सकता, वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में तमाम शोबाजात तरक्की की शाहराह पर गामजन थे। ऐसे में अगर यूँ कहा जाए कि मुल्क खसारे से निकलकर राइट ट्रैक पर निकला था तो गलत नहीं होगा। और यही बात मौजूदा हुकूमत को हज़म नहीं हुई और इसका आलाकार बनकर इक़्तिदार संभाल लिया। अब मिफ्ता साहब कौम को गुमराह कर रहे हैं
तहरीक इंसाफ पर मुआशी बर्बादी का बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मिफ्ता साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने तरीन साहब को, कह रहे हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि इमरान खान की जो साबिका हुकूमत है उसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ कि पूरी कौम गवाह है कि इकनॉमिक सर्वे पर मिफ्ता इस्माइल और उनके वज़रा ने दस्तखत किए और इस सर्वे को कौम में तकसीम किया गया था और इस सर्वे में हुकूमत ने खुद बताया था कि पिछले 15-16 सालों की निस्बत सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट 2 सालों की PTI की हुकूमत में थी। ज़राअत के शोबे में भी ग्रोथ रेट जो 15-16 सालों की निस्बत ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियल और सर्विसेज की ग्रोथ भी ज़्यादा थी। 5.5 मिलियन नई नौकरियां 3 साल में थीं और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी थी, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, रिकॉर्ड ज़र मुबादला हासिल हुआ। जब सब कुछ इतना ज़बरदस्त था तो ऐसे में हम मुल्क को दिवालिया होने के करीब कैसे ले गए? अब नाज़रीन, जहां शौकत तरीन साहब मिफ्ता साहब के मनफी प्रोपेगेंडे को फैक्ट्स एंड फिगर से ज़ाइल कर रहे हैं, वहीं पर फ़ारूक हबीब भी कुछ कह रहे हैं। ज़रा उन्हें भी सुन लीजिएगा। सुना आपने फ़ारूक को। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मौजूदा हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसने करना क्या, इसलिए बुखलाहट का, कन्फ्यूजन का कह लें कि बहुत ज़्यादा शिकार नज़र आ रही है। फ़ारूक हबीब मौजूदा हुकूमत के एक और झूठ से पर्दा हटा रहे थे। क्या कह रहे थे? कि ये हुकूमत मज़दूर से भी झूठ बोल रही है। फ़ारूक के बकौल हुकूमत ने मज़दूरों की उजरत 25,000 रुपये करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका इतलाक 1 अप्रैल 2022 से होना था, लेकिन 20 जून को एक और नोटिफिकेशन महकमा लेबर पंजाब जारी करती है जिसमें कहा गया है कि मज़दूरों को 25,000 रुपये उजरत देने का इतलाक 1 अप्रैल से नहीं होगा बल्कि इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए ये मज़दूरों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। वो मज़दूर तबका जो दिन रात मेहनत करता है, फिर जाकर कहीं बहुत मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी पूरी करता है, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से यू टर्न लेना उस मज़दूर तबके के साथ ज़्यादती नहीं तो और क्या है, बल्कि दिल पर छुरियाँ चलाने के मुतरादिफ है मज़दूर तबके के। अब यहाँ से साबित होता है कि ये हुकूमत सिर्फ आवाम को झूठी तसल्लियाँ दे रही है, झूठे दिलासे दे रही है। IMF से जितना मर्जी कर्ज मिल जाए, ये बात तय है कि इस हुकूमत के होते हुए गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, चाहे IMF से मुआहदे के कितने ही कसीदे क्यों जाएं। ये बात तय है कि हमारे रहबर आवाम के खैरख्वाह नहीं हैं, अगर खैरख्वाह हैं तो अपने हैं और अपनी खैरख्वाही के लिए वो इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसकी निशानदेही फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा कर रही हैं। ज़रा सुनिएगा। अपने फहमीदा साहिबा को उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि इदारों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि मुल्क मजबूत हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत की मनमानियों की वजह से इदारों की जो साख है वो बुरे तरीके से कह लें कि मुतासिर हो रही है, उनका इमेज बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। ये लोग ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें इनको अपनी मनमानियों, अपनी मर्जी करने की कह लें कि खुली छूट मिल जाए। अच्छा, फहमीदा साहबा क्या कह रही हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से मिडिल क्लास तबका ख़त्म हो रहा है और जो यूथ है वो मायूस हो रही है। सही कह रही हैं, सही कहा इन्होंने, लेकिन हुकूमत जो है वो क्या सुनने को तैयार है? कुछ भी सुनने को तैयार नहीं अपनी मर्ज़ी के अलावा। उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी क्योंकि इन्हें ये मिडिल क्लास तबके की कोई फ़िक्र ही नहीं है, ना यूथ की कोई फ़िक्र है जो कौम का मुस्तकबिल है। यानी यूँ कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत कौम के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है कि कौम इनसे कह देगी कि बस करें खिलवाड़, अब बेस्ट चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मिफ्ता इस्माइल बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करार दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, मिफ्ता का अनोखा दावा। तहरीक इंसाफ पार्लियामान में किस शर्त पर वापस आएगी और नून लीग असम्बली तोड़ने का दावा करके आखिर पीछे क्यों हटी? इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा महमूदुर रशीद साहब। बहुत शुक्रिया महमूदुर रशीद साहब वक्त देने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार आपकी हुकूमत को ठहरा रहे हैं, कहते हैं कि जी PTI हुकूमत मुल्क को दिवालिये की तरफ लेकर जा रही तो हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? इतनी ढटाई के साथ और इतनी बेशर्मी के साथ इस तरह के ये फजूल और मज़ाक़ खेज़ किस्म के दावे कर रहे हैं, अवाम का कचूम्बर निकल गया है, लोगों ने पनाह मांगनी शुरू कर दी है, उनकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गई है। आम आदमी जो है वो खुदकुशी पे मजबूर हो गया है। जिस तरह का बजट इन्होंने पेश किया, जिस तरह से घुटने इन्होंने IMF के आगे टेके हैं, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। PTI की हुकूमत को अगर ये ना गिराते
और ये अपने गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर हम पर मुसल्लत न किए जाते तो हर इंडिकेटर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रखा। इंटरनेशनल अदारे देख लें, इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देख लें, स्टेट बैंक क्या कहता है, इंटरनेशनल मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रेटिंग पाकिस्तान के बारे में क्या थी, फॉरेन रिवर्स हमारे रिजर्व्स कितने थे, हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ तक पहुँच गई थी, रेवेन्यू कलेक्शन हम कहाँ पे छोड़ के गए थे, हमारे पास कितने, जब ये गए थे तो 9 अरब डॉलर थे, जब हम गए तो 21 अरब डॉलर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रेड डेफिसिट था उसकी क्या हाल थी। और 2-3 महीनों में ये जो बुलंदोबांग दावे करते थे कि हम लोग बड़े खिलाड़ी हैं और हम लोग बड़े तजर्बाकात हैं, वो सारे तजर्बे जो हैं वो उनके बेकार साबित हुए हैं और आज अवाम तड़प रहे हैं, बिल बिला उठे हैं। आज गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में, पेट्रोल में पै दर पै जो इजाफे इन्होंने किए हैं। हमारे दौरे हुकूमत में 5 या 7 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो ये जो बातें मिफ्ता इस्माइल करता था वो उनको बातें उन्हें सुनवानी चाहिए कि वो क्या फरमाते थे। और अब आजकल वो जो कुछ कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अवाम जो सर पकड़ के बैठी है कि ये किस तरह की रजीम चेंज हुई है कि इन्होंने गरीब मकाओ और गरीब कुछ बजट पेश करके और वो पॉलिसियाँ अडॉप्ट कर ली हैं कि जिससे ये दिवालिया होने से तो पता नहीं मुल्क को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे, लेकिन इस मुल्क के अवाम जो हैं वो दिवालिया हो गए हैं। वो पागलपन के दौड़े सबको पड़ रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का अपना बजट किस तरह से गुजारें, किस तरह से हमारे शब व रोज़ ज़िंदगी गुजरेंगे। 15% इन्होंने कहा जी तनख्वाहें बढ़ाएंगी, वो भी डाउटफुल है। और जो तूफ़ान अभी आना है, ये जो कुछ कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट आइंदा 1-1.5 माह के अंदर आना शुरू हो जाएगा। गंदम 4000 रुपया मन से क्रॉस करेगी, आटा भी नहीं मिल रहा, यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर 2-2 मील लंबी फरलांग लाइनें लगी हुई हैं और लोग घी को तरस रहे हैं। वो 400 से 600 प्लस हो गया। आपने ये तनख्वाह वाला एक अच्छा पॉइंट रेस किया है महमूद रशीद साहब, लेकिन अभी देखें ना, अभी तो लोगों की आमदन वही है। अभी तो महंगाई का ये जो पेट्रोल देखें 3 दफ़ा जो महंगा हुआ, 30 रुपये, 30 रुपये, फिर 24 रुपये, तो मुझे बताएं अभी और ये एक झटका लगना है, 300 तक सुना है कि जाएगा ये पर लीटर। तो ये जो अभी तो वही आमदन है ना, उसी आमदन में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जिसके पास जितने पैसे महीने के बाद आते हैं और जो चीज़ें हैं उनके रेट्स तकरीबन डबल तक पहुँच रहे हैं, तो उन्हीं पैसों में वो अपना बजट कैसे सेट करेगा, क्या करेगा वो बंदा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं कि हम किस तरह से गुजारा कर सकते हैं। ये इन्हें फ़िक्र पड़ी हुई है मुल्क दिवालिया ना हो जाए, इन्हें फ़िक्र पड़ी हुई है IMF नाराज़ ना हो जाए, इन्हें फ़िक्र पड़ी हुई है अमेरिका साहब बहादुर नाराज़ ना हो जाए। लेकिन आम आदमी के लिए ये क्या कर रहे हैं? हमें इतने बड़े बड़े ताने देते थे और हमारे बारे में ये कहते थे कि ये अनाड़ी है। उन अनाड़ियों ने, मेरा ख्याल है कि जिस खूबसूरत तरीके से कोविड के अंदर और उसके बाद अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों तक जो पॉलिसीज़ बनाई थी जो पॉलिसीज़ बनाई थी उससे तो हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करने जा रही थी। मेरा चैलेंज है एक्सपोर्ट्स के अंदर, आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये 31 बिलियन डॉलर्स तक जो है ये नहीं पहुंची एक्सपोर्ट। फॉरेन रिजर्व्स कभी इतने नहीं हुए जितने हमारे दौर में थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में जितनी पेमेंट्स आना शुरू हुई वो कभी नहीं हुई। और ट्रेड डेफिसिट जितना हमने कम किया किसी ने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें ये फिक्र लगी हुई थी कि अगर इमरान खान रहे और ये टेक ऑफ कर गई इकॉनमी और ये हमारे सारे जितने केसेस हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहे थे। खुर्रम दस्तगीर ने बड़ी खूबसूरत बात की है और दिल की बात की है। बात वही थी जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान रह गया तो हम सारे अंदर हो जाएंगे, सबकी छुट्टी हो जाएगी, मुकदमात के फैसले होने के करीब हैं और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ करके आए थे और इनको लाने वाले भी परेशान हैं, ये खुद भी परेशान हैं और बोखराहट और जंजलाहट में जिस तरह से ये फैसले कर रहे हैं अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम जो है ये सर पकड़ कर बैठी है कि इन चोरों डाकुओं को गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर हम पर मुसल्लत किया गया, हमें रिलीफ दें। अच्छा महमूद रशीद साहब, तहरीक इंसाफ किन शराइत पे पार्लियामान में वापसी के लिए तैयार हुई थी? मेरा नहीं ख्याल जी हम पार्लियामान को जाके लेजिटिमेट करें और एक ऐसे फ़र्द को जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं फ़र्द जुर्म आयद हो रही हो,
और वो कई केसेस के अंदर जो है वो मतलूब हो पुलिस को और उसको पकड़ कर आप वज़ीर आज़म बना दें, और उसके बेटे को जिसके ऊपर मुकदमात हों बड़ी सीरियस नौयत के, और वो डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें हों लोगों के सामने, और लोगों को लोटा करके उनको प्रेशराइज करके उनको फ्लोर क्रॉस करवा के उनको वहाँ बैठा दिया जाए, जिनके पास आज भी अददी अक्सरियत नहीं है। 186 मेंबर्स हमजा के पास नहीं है, वो 172 और 3 पर बैठे हैं। वो वज़ीर आला कानूनी तौर पर हैं ही नहीं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती डटाई के साथ, ना मॉरली ना लीगली वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है पंजाब के अवाम के ऊपर। हम किसी तौर पर भी, मेरा ख्याल है जो सेंट्रल असम्बली है पार्टी का ये फैसला है कि उसमें जाके हम इन हुक्मरानों को लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। हमारा फौरी मुतालबा ये है कि आप, ये बजट की वजह से हम खामोश थे और खान साहब ने कह दिया कि 10 जुलाई तक मेरी कॉल का इंतज़ार करें, पूरी कौम दोबारा निकलेगी और उस वक्त तक हम आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इन जाली और मुसल्लत करदा इन क्रिमिनल हुक्मरानों को अवाम घर नहीं भेज देती और नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता और ट्रांसपेरेंट तरीके से नए इंतखाबात के बाद जो भी मुंतखब हो हुकूमत उसके सुपुर्द नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया है, टीम आप पर रेडी है तो ज़रा चलाइएगा। महमूद रशीद साहब आप भी ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। फवाद चौधरी साहब को सुना आपने नाजरीन, और आपने भी सुना महमूद रशीद साहब। फवाद ये दावा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन और असम्बली के हवाले से नून लीग से रब्ता हुआ था, पर लेकिन नून लीग जो है वो रातों रात अपने मौक़िफ़ से मुकर गई है। तो क्या कोई बैकडोर डील या राब्ते हुए थे आप लोगों के मुस्लिम लीग नून से, और ये जो पीछे हट गई ये क्या मामला था? देखिए, ये तो राब्ते उन्हीं दिनों हुए थे जब 25 मई को हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। उन्हीं दिनों राब्ते हुए थे और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें तय हो गई थी। लेकिन जिस ब्रुथल अंदाज से और जिस वहशियाना तरीके से, जिस सफाकाना तरीके से इन्होंने पुलिस गर्दी की पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, जिस तरह लोगों को मारा पीटा अगवा किया गया, उन पर दहशत गर्दी के मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं दहशत गर्दी के। हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, पंजाब की तमाम लीडरशिप के ऊपर ये दर्जन भर FIR इन्होंने काटी हुई हैं। तो ये उन दिनों की बात है कि ये चाह रहे थे जी ये आप लॉन्ग मार्च जो है ना, इसके ऊपर कोई इस तरह का ऐलान ना करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उसकी डिटेल तफसीलात तो जो फेडरल हमारी लीडरशिप है उनके पास है, लेकिन ये उस दौर की बात है। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं है और हमें किसी से राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यह इम्पोर्टेड हुकूमत, और इसको कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो जालमाना इकदामात इन्होंने किए हैं। अच्छा महमूद साहब, सॉरी आपने जुमला बोला कि हमें किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग खौफज़दा हैं। ठीक है, 2 बातें जी, 2 बातें आप कह रहे हैं हमें किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि आप किसी से राब्ता करें, लेकिन आपको इस चीज़ की जरूरत है कि कोई आपसे राब्ता करे। जी, कोई राब्ता करे तो हमारा तो डंके की चोट एक ही मुतालबा है कि हम कोई बैकडोर इस तरह की डील ना करना चाहते हैं, ना कभी की है कि बैठ के हमें फेयर इंतखाबात की तारीख दें। इसके ऊपर हम बैठने को तैयार हैं। इलेक्शन जो है वो कब होंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट कौन होगी, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात का जो टारगेट है हमारा, उस तक हम बैठने के लिए तैयार हैं, हर फर्ज से तैयार हैं कि आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ किसी किस्म की बात करने की। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं और ये बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। अच्छा महमूद रशीद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद महमूद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे कुछ अहम सवालों के साथ। वेलकम बैक। महमूद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ आना चाहूँगी महमूद रशीद साहब। जारी बात है आप लोगों को तो ये मुतालिबा है कि जल्द से जल्द जो इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, लेकिन जो हुकूमत है और इत्तेहादी हैं उनका तो मुत्तफ़िक़ा फैसला आप लोगों को पता है कि वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत अपनी 14 माह की मुद्दत पूरी करेगी। तो फिर उसके बाद आप लोगों की फिर क्या प्लानिंग होगी? अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने, क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रैटेजी? हम एक भरपूर नेशनल मूवमेंट चलाएँगे, आराम से नहीं बैठेंगे और लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस भी देंगे, जद्दोजहद के लिए तैयार भी करेंगे और अमली जद्दोजहद भी करेंगे। इन्हें मजबूर कर देंगे ठीक है कि ये अपनी हुकूमतों को छोड़ के
ये बाहर आएँ और आके इंतखाबात को फेस करें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये शौक़ से साल अगर निकालना चाहते हैं, ये साल की बात कर लें। लोग इनको एक हफ्ता भी नहीं देना चाहते, ना देखना चाहते हैं इनकी शक्लें, कि जो 2 महीने के अंदर इन्होंने आवाम का भुरकस निकाल दिया है, ये 1 साल इन्हें बर्दाश्त करेंगे लोग, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। महमूद रशीद साहब, एक निजी टीवी पर चैनल पर बैठकर जो मुल्क के वज़ीर दिफा साहब हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो फरमा रहे थे कि जी हम आरिफ अलवी साहब को मुल्क का सदर नहीं मानते हैं क्योंकि सदर ममलिकत ने नैब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। जी, उनके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो मुंतखब सदर हैं इस मुल्क के, और अगर वो समझते हैं कि ये जो कानून साजी कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियादी स्पिरिट है उससे ये कंट्राडिक्शन है इसकी, और वो किसी तौर पर भी ये इस मुल्क के अवाम के मफाद के अंदर नहीं है, और उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किए और साथ बताया भी कि किस लिए साइन नहीं किए। तो इनके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? इनका बस चलता तो वो प्रेसिडेंट को भी इम्पीच करते, लेकिन ये इनके बस में नहीं है कि वो प्रेसिडेंट साहब का कुछ बिगाड़ सकें या उनकी इम्पीचमेंट के लिए कोई कोशिश कर सकें। प्रेसिडेंट साहब हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर उन्होंने अब तक जो भी इक़दामात उठाए हैं वो उठाए हैं, और पूरी कौम उन्हें तहसीन की नज़र से देखती है। लेकिन ये महमूद रशीद साहब, आप कह रहे हैं अगर वो 14 माह अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो आप लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, आप अपना हक लेकर रहेंगे क्योंकि आप लोगों की हुकूमत को गिराया गया, साजिश के तहत आप लोगों का मौक़िफ़ है, तो फिर आप लोग उनको नहीं मानते, वो आपको नहीं मानते, मतलब वो सदर ममलिकत को सदर नहीं मानते हैं, आप उनके जो जितने वज़ीर उनको वज़ीर नहीं मानते हैं, तो फिर इसी तरह जो कशमकश चलती रहेगी तो मुल्क कहाँ जाएगा? और ये मतलब खुदा न खास्ता 14 महीने तो बहुत दूर की बात है, कुछ महीने ऊपर चले गए तो कहाँ देखते हैं यहाँ पर अवाम की नफ्सियात कितनी मुतासिर होगी, इंटरनेशनली हमारा इमेज कितना मुतासिर होगा, कहाँ देखते हैं पूरी सिचुएशन आप? देखें, ये सिचुएशन डे बाय डे आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएगी। ये सोचने वालों को सोचना चाहिए, और जो फैसला करने वाले हैं उनको फैसला करना चाहिए। वो जितनी जल्दी ये फैसला कर लेंगे मुल्क और कौम की, उतनी ही जल्दी उसमें बेहतरी होगी मुल्क और कौम के लिए। और जूं जूं ये वक्त गुजरता चला जाएगा और इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को अगर वो प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें वक्त देंगे और उनकी फेवर में सारे इक़दाम करेंगे जिसे कौम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये कौम के अंदर अनरेस्ट रहेगा। कौम जो है वो बिल्कुल परेशान रहेगी, और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, बैरून मुल्क भी करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त इसी बात के ऊपर उनका दिल और उनका जहन है कि फौरी तौर पर जो है वो जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। ऐलान नहीं होगा तो ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा, इसमें किसी तौर पर भी मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। ठीक है जी, आखिर में जानना चाहूँगी तो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, तो आप लोगों की तैयारी पूरी है? जी इंशाअल्लाह ज़िमनी इंतखाबात हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे, और हुकूमत ने जो 2 नंबरी शुरू की हुई है कि इंतज़ामिया से लेके इलेक्शन कमीशन तक जगह जगह कदम कदम पे हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो पकड़ रहे हैं, जिसकी एक आध दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी निशानदेही कहूँगा कि वोटर्स लिस्टों के अंदर क्या हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशनों के ऊपर अमले की तैनाती के सिलसिले में कहाँ कहाँ ये हरकतें कर रहे हैं। हम भरपूर तरीके से उसके लिए तैयार हैं और पोलिंग डे को भी भरपूर तरीके से संभालेंगे, और इंशाअल्लाह मेरा ये ख्याल है कि PTI ये सारी सीटें एक आध सीट के अलावा ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हम जीतेंगे। इस वक्त हम ग्राउंड में निकले हुए हैं और हलकों के अंदर गली मोहल्लों चौकों चौराहों में जो गालियाँ इन हुक्मरानों को पड़ रही हैं, ये लेंथों के साथ हम इंशाल्लाह जीतेंगे ये इलेक्शन। अच्छा, आखिर में एक और चीज़ की, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी आप लोगों के खिलाफ बड़े एक्टिव होकर बैठे हुए निकले हुए हैं जी। कप्तान की दहशतगर्दी के मुकदमे में जो बरीयत की हिमायत करने वाले 2 प्रोसिक्यूटर्स को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, आपका कमेंट चाहूँगी इस पर। वो अपनी हरकतें करते रहेंगे जी। राना सनाउल्लाह साहब को जिस तरह की सोच है नेगेटिव, वो आज की नहीं है। वो पंजाब के वज़ीर कानून थे, तो यहाँ सानिया मॉडल टाउन में जो कुछ था, जो इनका रोल था, जिन्हें हुकूमत ने बरतरफ किया, कई माह तक वो बरतरफ रहे, वो उनका एक नेगेटिव ज़हन है, वो पॉजिटिव ज़हन के साथ नहीं सोचते। उन्हें करने दे, जो वो करते हैं, जल्द उनका यौम हिसाब आने वाला है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब आपके वक्त के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।